आप सभी का एनडीए मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। आज हम यहाँ पर एयरफोर्स के मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। आज हमारा एयरफोर्स का मॉक टेस्ट 01 है। इसे हम टिकी वीडियो सोल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे, यानी जो भी मैथ के और फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे 25 मैथ के, 25 फिजिक्स के, उन्हें हम टिक के द्वारा सॉल्व करेंगे और ये भी देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। उन्हें हम टिक के द्वारा सॉल्व करके अपने टाइम को कैसे बचा सकते हैं। तो हम अपने मॉक टेस्ट 01 को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम मैथ के 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये हमारा डिटर्मिनेंट का साइन है और ये इसके अवयव यानी एलिमेंट लिखे हुए हैं, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। हमसे कह रहा है समीकरण का एक रूट है, यानी जो भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे इक्वेशन यानी समीकरण बनेगी उसका हमें रूट बताना है। तो इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कभी भी हमें डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 दिया हो तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक रो ले लेंगे और जो रो के बीच में एलिमेंट होंगे उसमें प्लस का साइन लगाएंगे और इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। यहाँ से आएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारा राइट आंसर होगा डी। इसे एक बार और समझेंगे। जब भी हमें डिटर्मिनेंट का साइन दिया हो, इक्वल टू 0 कह रहा हो, तब एक रो यानी पंक्ति को उठा लेंगे, उसके एलिमेंट यानी अवयवों के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे और इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, हमें उसका रूट मिल जाएगा। में हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सारणी का मान है। ये हमारा डिटर्मिनेंट का साइन है और इसमें ये एलिमेंट यानी अवयव लिखे हुए हैं। तो अगर इसे हम और सॉल्व करें तो 1 रहेगा, लेकिन log ई वेस ई जो होता है ये भी क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। ऐसे ही log वेस 10 और 10 ये भी इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ से अगर हम 5 को कॉमन निकाल लें, यानी ये जो सेकंड कॉलम है इससे अगर हम 5 को कॉमन निकाल लें तो हमारा क्या बनेगा, इसे हम देखते हैं। पहले 5 हमने कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे आएगा 1 1 1, यहाँ पे बचेगा 1 क्योंकि हमने 5 को कॉमन निकाल लिया है। तब यहाँ पे भी सेकंड कॉलम में भी 1 बचेगा। 1 1 1, यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे हमारा आ गया पाई ई और रूट 5। और डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इन रूल मेथड द null set is represented by, यानी इसमें हमसे कह रहा है समुच्चय निर्माण विधि में रिक्त समुच्चय प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि जो रिक्त समुच्चय होता है उसे समुच्चय निर्माण विधि में किस प्रकार डिनोट या रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला और दूसरा जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समुच्चय निर्माण विधि में नहीं प्रयोग किए जाते हैं। तो अब बचा सी और डी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है एक्स है कि एक्स इक्वल टू एक्स, यानी ये रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय कौन सा होगा, डी वाला, क्योंकि इसी प्रकार समुच्चय निर्माण विधि में रिक्त समुच्चय प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि इसमें कह रहा है एक्स है कि एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स अपने ही बराबर नहीं है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो अपने बराबर ना हो। जैसे हमसे कह दें टू नॉट इज इक्वल टू टू, तो ये रॉन्ग हो गया, यानी ये हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा।
यही हमारे क्वेश्चन में कह रहा था। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास, किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे कह लेंगे छात्रों का समुच्चय। तो इसमें हमसे पूछ रहा है किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों को किस श्रेणी या किस आधार पे, किस बेस पे आप बांटेंगे, क्योंकि कोई किसी क्षेत्र में अच्छा हो सकता है, कोई दूसरे क्षेत्र में। तो ये जो है नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन है। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, बहुपद x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू डॉट 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 एक्स माइनस 100 में x की पावर 19 का गुणांक होगा। यानी हमसे कह रहा है इन द पॉलिनोमियल x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, इसमें हमसे कोएफिशिएंट पूछा गया है x की पावर 99 का। जब भी हमें कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए जिसमें यहाँ पे 100 लिखा हो, यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ हो उससे एक कम पावर का, यानी यहाँ पे 100 टर्म दिए हो, जितने टर्म दिए हो, यहाँ पे अगर n टर्म दिए हो और यहाँ पे हमसे n माइनस वन की पावर का कोएफिशिएंट पूछे, तो डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। यानी जब भी हमें यहाँ पे n टर्म लिखे हुए हो और उसमें n माइनस वन की पावर कोएफिशिएंट पूछा जा रहा हो, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमें आंसर मिलेगा 100 इंटू 100 माइनस वन डिवाइड बाई टू। यहाँ से आएगा 50, और यहाँ पे जब ये माइनस साइन लगा हो तो यहाँ पर भी हम माइनस साइन पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x माइनस वन है, इसलिए हम माइनस साइन भी पुट करेंगे आगे। यहाँ से हमारा आएगा -50 इंटू 99। यहाँ से हमारा आंसर आएगा माइनस का 50 50, यानी हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। हमारा 1 प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर की होल पावर 2163 के विस्तार में गुणांकों का योग होगा। यानी इसमें हमसे कह रहा है कि द सम ऑफ द कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ, यानी इसके एक्सपेंशन में सम ऑफ द कोएफिशिएंट पूछा गया है। जब भी हमसे सम ऑफ द कोएफिशिएंट की बात करें तो हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारा आएगा 1 प्लस वन माइनस का 3 होल पावर 2163 इज इक्वल टू -1 की पावर। -1 की पावर कितनी है, ये ऑड है। जब भी -1 की पावर ऑड आएगी, यहाँ पे लिख देंगे -1 की पावर 8, तो इक्वल टू -1। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें हमारा 7 क्वेश्चन है, द ट्रू स्टेटमेंट इज, यानी सत्य कथन है। तो इसमें जो है सत्य कथन कोई भी नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में, किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी हम तुलना या कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। हमें याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी तुलना या कंपेयर नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारा 8 क्वेश्चन है, यानी जो 8वां क्वेश्चन है वो है, इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1, देन दी लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज। यानी इसमें हमसे पूछ रहा है यदि ये इज इक्वल टू 1 हो तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान है। तो यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है, कभी भी हमारे पास 1 प्लस आयोटा अपान में 1 माइनस आयोटा आ जाए तो इसे हम आयोटा लिख सकते हैं। ये हमें याद करना है कि 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा को आयोटा पुट कर सकते हैं।
तो यहाँ से हमारा बनेगा इतनी आयोटा बन जाएगी वैल्यू, पावर m लगा देंगे तो आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा था तो आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 होता है। तो जो आयोटा की पावर स्क्वायर आएगी वो -1 होगी। इसका दोबारा स्क्वायर करेंगे तो आयोटा की 4 इज इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ से हमारा बनेगा आयोटा की पावर m इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4। तो जो m की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 4। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर होगा बी। यहाँ पे हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं इसलिए टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 30 to 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। 9th क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is 1/2 plus रूट 5 विल बी। यानी इसमें हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी गई है जिसका एक रूट 1/2 प्लस रूट 5 है। तो इसमें सबसे पहले हम 1/2 प्लस रूट 5 में कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ से बनेगा -2 माइनस रूट 5। और जब भी हमें इरेशनल रूट दिया हुआ हो तो ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में लाई करता है, यानी एक अगर हमारा रूट 2 माइनस रूट 5 है तो दूसरा 2 प्लस रूट 5 होगा। तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो जब इसमें हम पुट करेंगे तो हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ 4 इंटू एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। तो इसमें हमारा द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन ए माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर एक्स प्लस आर माइनस पी इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है आर माइनस पी, इन तीनों का सम, यानी अगर हम तीनों को ऐड करें और इनका सम 0 मिल जाए, यानी पी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी को ऐड करने पे 0 मिल जाए तो इसका एक रूट होगा 1 और दूसरा होगा सी अपान ए। यानी ये सी होता है, यहाँ पे सी कौन सा होता है कांस्टेंट टर्म, बी होता है ये, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं। तो एक रूट होगा सी, एक रूट होगा 1, दूसरा सी अपान ए। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा आर माइनस पी अपान पी माइनस क्यू। तो ऑप्शन सी राइट होगा। यहाँ पे 1 भी दिया हुआ है और सी अपान ए दिया हुआ है। यहाँ पे 11th क्वेश्चन है यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तब उसके कुल समुच्चयों की संख्या होगी। तो यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसमें समुच्चयों यानी सबसेट्स की संख्या 2 की पावर n होती है। यहाँ से ऑप्शन सी राइट होगा। तो हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन है यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल na प्लस n स्क्वायर b है जहाँ a, b नियतांक है तो इनका सारवंतर होगा। कभी भी हमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी दिया हुआ हो और हमसे कॉमन डिफरेंस पूछे, ये क्या होता है जो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसका 2 टाइम्स, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जो भी हमें n स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिया हो, यहाँ पे b दिया हुआ है, इसका डबल करेंगे वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। हमारा 13th क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज कैन mn लेटर्स be posted in n letter boxes।
यानी इसमें हमसे कह रहा है mn पत्रों को कितने प्रकार से n पत्र पेटियों में डाला जा सकता है। ये काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो इसे हम ध्यान से समझेंगे। जो भी स्थिर वाली चीज है उसको नीचे रखते हैं, तो जो पत्र पेटी है ये हमेशा स्थिर रहती है, तो n को नीचे रखेंगे और जो पत्र है उसको पावर में चढ़ा देते हैं, यानी n की पावर mn जो आंसर होगा वही राइट होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो क्या करते हैं, जो स्थिर होगा उसे नीचे रखेंगे और पत्र जो है वो अस्थिर है, क्योंकि इन्हें हम किसी भी पत्र पेटी में डाल सकते हैं। तो n की पावर mn हमारा आंसर होगा। हमारा 40 क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, देन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू। तो यहाँ से हमने एक फार्मूला पढ़ा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 अगर दिया है, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ से हमने ये सर्वसमीका यानी आइडेंटिटी पढ़ रखी है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हमारा आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा कॉस थीटा का आंसर आएगा वो होगा 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से हमने 14 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमारा 15 नंबर है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और आजकल एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते भी हैं। हमें दिया हुआ है लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर अपान में n क्यूब दिया हुआ है। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जब भी नीचे की जो पावर है और जो ऊपर की n की पावर है, यानी जो नीचे की n की पावर है और ऊपर की जो n की पावर है, अगर उनका डिफरेंस यानी 3 माइनस 2 इनका डिफरेंस 1 है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर होगा वो 1 अपान जो नीचे वाले की पावर है वही होगा। तो यहाँ से n की पावर ऊपर 2 है नीचे 3, तो इनका डिफरेंस कितना है, 1 है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 बटे नीचे वाले की जो पावर है n की वही, तो 1 अपान 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से हमारा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा माइनस tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो इसका सोल्यूशन तो बुक्स में दिया होता है, लेकिन इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक से सॉल्व करने के लिए हम थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री पुट करेंगे। तो जब ऊपर पुट करेंगे यहाँ पे, तब आएगा tan 60 माइनस tan पाई बाई 4 यानी 45 माइनस का 15 करेंगे तब आएगा 30। तो यहाँ पे आएगा √3 माइनस 1 अपान √3, यहाँ से आएगा 2 अपान √3। अब हम क्या करेंगे, अपने ऑप्शंस में थीटा इज इक्वल टू 15 पुट करेंगे। जब पहले ऑप्शन में डालेंगे तो tan 2 इंटू 15 यानी tan 30 होता है 1 अपान √3 और मल्टीप्लाई में है 2, तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 tan 2 थीटा। तो हमारा 17 क्वेश्चन है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। यहाँ पे हमें ये समझना है कि कभी भी tan a इंटू tan b दिया हुआ है और हमें a प्लस बी इक्वल टू 19 डिग्री मिल जाए, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री में हमें a प्लस यानी 1 प्लस 89 करें तो 19 मिलेगा, तो इज इक्वल टू 1 आएगा। ऐसे tan 2 डिग्री आएगा और यहाँ पे tan 88 होगा,
तो ये भी बनाएगा। 10 3 होगा, 10 87 होगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो होगा 1। तो हमारा यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे इसको जो अवकलन करना है तो ये सभी लोग कर लेंगे, लेकिन जो इसका सिंपल तरीके से आंसर निकलता है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहाँ से हमारा आएगा डी बाई डी एक्स पाई बाई 2, और किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। तो इसका होगा 18 का ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चंस को समझ रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट, ऊपर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और नीचे पॉलिनोमियल दिया हुआ है। जब भी हमें लिमिट में एक्स टेंड टू इनफाइनाइट दिया हुआ हो और ऊपर पॉलिनोमियल हो, नीचे भी पॉलिनोमियल हो, और दोनों की जो हाईएस्ट पावर हो एक्स की और सेम हो, तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो होता है हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे एक्स क्यूब का जो रेशियो आएगा 5/4, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी ऊपर पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल एक्स टेंड टू इनफाइनाइट, तो इसका जो आंसर होगा हाईएस्ट पावर का रेशियो होगा। नंबर 20 है डी बाई डी एक्स 2 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमें इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 की पावर माइनस एक्स का अवकलन करेंगे। तो इसका क्या होता है, 2 की पावर यानी a की पावर x का अवकलन जब करना होता है तो इसका होगा a की पावर x इंटू log a। यहाँ पे आएगा 2 की पावर माइनस एक्स इंटू log 2, लेकिन यहाँ पे हम डी बाई डी एक्स इंटू माइनस एक्स का दोबारा करेंगे, तब हमारा आएगा 2 की पावर माइनस एक्स log 2, और इसका कितना आएगा -1। ये जो हमारा -1 का आंसर आएगा, जब इसे हम log के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा 2 है ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा 21 क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें समाकलन करना है साइन स्क्वायर एक्स का। तो सबसे पहले हमने साइन स्क्वायर एक्स को cos 2x वाले फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से हमारा बन गया 1/2 माइनस cos 2x/2 इंटू डी एक्स। जब हम 1/2 का समाकलन करेंगे तब आएगा x/2, और जब हम cos 2x का करेंगे, यहाँ पे हम 2x को t मान के करेंगे, लेकिन जो भी यहाँ x का कोएफिशिएंट होता है उसे हम डायरेक्ट नीचे ला सकते हैं, यानी यहाँ पे t मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आएगा 1/2 साइन 2x, और एक और 2 आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें 2x को जब t मान के करेंगे तो उसका एक 2 आएगा, और जो पहले से है वो तो 2 रहेगा, और एक कांस्टेंट टर्म c को ऐड करेंगे। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से 21 का हो गया सी। तो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, इफ NC10 is equal to NC14 then n is equal to क्वेश्चन मार्क। जब भी हमें NCA is equal to NCB दे दे तो इसमें n का जो आंसर होगा वो कैसे आता है, तो a प्लस b इक्वल टू n कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 10 + 14 करेंगे तो हमारी n की वैल्यू मिल जाएगी। तो 10 + 14 इक्वल टू आएगा
24, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन, ये डिटर्मिनेंट का साइन है और इसके अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं और ये ओमेगा क्या है, यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है और एक प्रॉपर्टी होती है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो हम अपने डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो अगर इसमें हम C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 की प्रॉपर्टी लगाएं, यानी तीनों को ऐड कर लें, तीनों स्तंभों को, तीनों कॉलमों को ऐड करें, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करके इस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि जब हम C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तब ये बनेगा। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में होता है। तो यहाँ पे जब कॉमन निकाल लेंगे तब इसकी वैल्यू बन जाएगी 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0, यानी 23 का बी ऑप्शन राइट होगा। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log बेस में 7 log बेस में 5 और ये रूट के अंदर दिया हुआ है, हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या x की वैल्यू डालें कि हमें 0 मिल जाए। तो इसे हमें पहले तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो हम ये चेक करेंगे कि किस में हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो जब हम x इक्वल टू 2 डालेंगे तब बनेगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। तो जब हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो यहाँ से बनेगा 9 प्लस 5 प्लस 3, तो यहाँ से आएगा 9 प्लस 5 प्लस 3, यानी यहाँ से आएगा 17। रूट के अंदर ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऑप्शन बी भी कैंसिल। तो जब हम ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो यहाँ से बनेगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 प्लस 4, तो यहाँ से आएगा 25। जो हमारा इसका सम 25 आएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, यानी यहाँ से हम रूट 25 को 5 लिख सकते हैं। जब हम यहाँ पे 5 डालेंगे तो log 5 बेस 5 1 बनेगा और log बेस 7 1 इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी 25 नंबर है। इन व्हाट रेशियो डज द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 डिवाइड द ज्वाइन ऑफ 3, 4 एंड 7, 8, यानी जो भी हमारी लाइन बनेगी 3, 4 और 7, 8 से, इसको किस रेशियो में 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 ये जो रेखा है काटेगी। तो इसको हम सबसे सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। 3, 4 और 7, 8 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम पहले माइनस का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर कौन सी वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले हम 3, 4 इस रेखा में डालेंगे तो हमारा यहाँ से आएगा x के प्लेस पे 3 और y के प्लेस पे 4, तो हमारा आएगा 25। जब हम 7, 8 को डालेंगे तो हमारा आएगा 45। तो यहाँ से जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा माइनस ऑफ 5/9, यानी यहाँ से जो माइनस साइन आ रहा हमारा ये दिखा रहा है कि ये एक्सटर्नली काटेगा, यानी बाह्यता काटेगा और 5:9 में काटेगा। तो एक्सटर्नल हो और 5:9 हो तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले माइनस साइन लगा लिया आगे, उसके बाद 3, 4 इस रेखा में डाला, 7, 8 डाले और दोनों का जो रेशियो आया उसको लिखा। अगर हमारा माइनस साइन बाहर बच रहा है तो ये एक्सटर्नल होगा, नहीं तो इंटरनल। तो हमने 25 क्वेश्चन मैथ के कवर किए हैं। इसमें हमने काफ़ी अच्छी अच्छी
स्टिक को भी डिस्कस किया है। तो जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स के हैं उन्हें भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किसका मात्रक नहीं है? तो यहाँ पे श्यानता का भी मात्रक होता है, पृष्ठतनाव, प्रतिबल। यहाँ पे जो विकृत है ये विमाहीन राशि है, यानी इसका 26 का जो आंसर होगा वो होगा सी। हमारा 27 नंबर है, 10 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का संवेग 150 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो वस्तु का वेग सेंटीमीटर प्रति सेकंड में है। तो यहाँ पे हमें कोई डाउट नहीं रखना है, सभी मात्रक सेंटीमीटर, सेकंड और ग्राम में दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली P बराबर mv का फार्मूला लगाना है। P की वैल्यू कितनी है 150, m की वैल्यू 10 और हमें v की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगा, तो v इक्वल टू आएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पे हमसे कह रहा है एक गेंद किसी मीनार की चोटी से 60 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित की जाती है। इसका वेग का ऊर्ध्व घटक, यानी कोई भी मीनार है ये, और यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पे एक बाल को उछाला जाता है। तो हमें पूछ रहा है कि इसका ऊर्ध्व घटक क्या होगा। तो जब इसको हम उछालेंगे तो सबसे पहले ऊर्ध्व घटक घटेगा, उसके बाद में बढ़ेगा। राइट आंसर होगा डी, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन राइट होगा। अब तो हमारा 29 क्वेश्चन है, मच्छर की गुनगुनाहट होती है। तो जो मच्छर की गुनगुनाहट होती है वो एक पतली ध्वनि होती है। किसी कण के लिए स्थिति x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो तो वेग नियत होगा, त्वरण परिवर्ती होगा, त्वरण नियत होगा, कोई नहीं। तो कभी भी अगर हमें s अनुक्रमानुपाती यानी डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन समय के वर्ग के प्रोपोर्शनल दे दे, अनुक्रमानुपाती दे दे टी स्क्वायर के, तो हमेशा क्या नियत होगा, त्वरण नियत होगा। हमारा 31 क्वेश्चन है, किसी चालक में धारा उत्पन्न होने का कारण है। तो किसी चालक में धारा कब उत्पन्न होती है, प्रोटॉन, रॉन्ग आंसर। मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं मोल, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा। क्योंकि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तभी किसी चालक में धारा उत्पन्न होती है। 32 नंबर क्वेश्चन है, डेसिबल होता है संगीत वाद्य यंत्र, नहीं। संगीत स्वर, ये भी रॉन्ग है। तो जो हमारा डेसिबल होता है वो ध्वनि स्तर की माप होती है। जो हम आम भाषा बोलते हैं, बोलचाल की भाषा, तो उसमें जो ध्वनि स्तर की माप होती है वो 70 से 80 डेसिबल, 70 से 80 डेसिबल होती है। तो यहाँ पे हमारा 32 क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। 33 क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे इस प्रक्रिया को नहीं दर्शाती। तो ध्वनि तरंगे जो विकिरण होता है इसको भी दर्शाती है। ये भी हमारा रॉन्ग आंसर। विवर्तन भी, अपवर्तन भी दर्शाती, यानी व्यतिकरण, विवर्तन और अपवर्तन दर्शाती है। और किसे नहीं दर्शाती है, ध्रुवण को। तो जो राइट आंसर होगा वो डी, क्योंकि हमसे पूछ रहा था किस प्रक्रिया को नहीं दर्शाती है। तो हमारा एक सरल रेखा के अनुदिश समय t पर कण का विस्थापन x इक्वल टू, ये दिया हुआ है, द्वारा प्राप्त होता है। तो कण का त्वरण ज्ञात करना है, यानी हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है a0 माइनस a1t प्लस a2 टी स्क्वायर। अगर हमें यहाँ पे त्वरण ज्ञात करना है तो इसका हमें 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो जब हम पहली बार अवकलन करेंगे dx अपॉन dt, तो ये आएगा 0 हो जाएगा, माइनस a1 प्लस 2a2t, क्योंकि जब टी स्क्वायर का अवकलन करेंगे यहाँ पे तब आएगा 2t। अब जब ये हमें जो मिलता है यहाँ पे, इसे वेग कहते हैं। जब हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे
डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा 2a2, क्योंकि ये भी 0 बन जाएगा, t1 हो जाएगा, तो बचेगा 2a2, तो राइट आंसर होगा सी। तो यहाँ से हमारा 35 क्वेश्चन है, इकाई सदिश निरूपित करता है। तो इकाई सदिश यानी एकांक सदिश क्या निरूपित करता है? दिशा को निरूपित करता है। 36 क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है, तो जो डिग्री सेल्सियस में होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम 100 में 273 केल्विन ऐड करेंगे तो आएगा 373 केल्विन, तो राइट आंसर होगा सी। यहाँ से हमारा 37 क्वेश्चन है, अनओमीय यानी नॉन-ओमिक प्रतिरोध का उदाहरण है। अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? तो जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है, तो 38 का बी आंसर राइट होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्रूड का विशिष्ट घनत्व है। तो ये जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 11। तो जो पृथ्वी के क्रूड का विशिष्ट घनत्व होता है वो 11 होता है। यहाँ से हमारा 49 क्वेश्चन है, 10 ओम प्रतिरोध वाले एक तार में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। जे का मान 1 हो तो तार में उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो इसमें हम H बराबर आई स्क्वायर आर टी वाला फार्मूला लगाएंगे और जो हमारा आंसर होगा वो सिंपली निकल आएगा। तो I की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, R की वैल्यू है 10 इंटू 10 और T की वैल्यू है 5 मिनट। तो 5 इंटू 60 करेंगे क्योंकि यहाँ पे सेकंड में रखना पड़ता है, तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू 10 इंटू 300। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 12,000 जूल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हमारा 41 क्वेश्चन है, परमाणु बम में प्रयुक्त प्रक्रिया को कहते हैं, यानी जो परमाणु बम में प्रक्रिया प्रयुक्त होती है उसे क्या कहते हैं? संलयन नहीं, आयनीकरण भी नहीं, वैद्युत संश्लेषण भी नहीं, विखंडन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी विखंडन। 42 क्वेश्चन है, किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। तो जो हमने त्वरण का फार्मूला पढ़ा है वो होता है ए बराबर dv अपान dt, यानी v और t के जो समय ग्राफ का ढाल होगा, v और t यानी वेग और समय ग्राफ के ढाल के द्वारा हम क्या करेंगे? त्वरण को ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला है वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल के द्वारा, तो ये रॉन्ग होगा। दूरी वाला तो बिल्कुल ही रॉन्ग होगा। वेग समय ग्राफ के ढाल के द्वारा, तो ऑप्शन सी राइट होगा। और यहाँ पे दूरी आ गया तो ये भी आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें वेग और समय ही संबंधित होता है। तो हमारा 43 क्वेश्चन है, 1 ग्राम यूरेनियम की ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9 इंटू 10 की पावर 13 जूल। 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मूल राशि कौन है? तो फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है जो किसी अन्य यूनिट पे डिपेंड ना हो? जैसे हमारा आयतन है, ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, वेग भी नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड है। ऐसे ही बल जो होता है F इक्वल टू ma होता है, ये भी फंडामेंटल यूनिट यानी मूल राशि नहीं है। समय जो है ये किसी दूसरी यूनिट पे डिपेंड नहीं है, अतः ये फंडामेंटल यूनिट यानी मूल राशि है। यहाँ पे हमारा 45 क्वेश्चन है, एक अल्फा कण बना होता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से, दो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से, केवल एक प्रोटॉन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से। 46 क्वेश्चन है, किसी चालक में धारा उत्पन्न होने का कारण है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन है, संवेग का मात्रक है, तो संवेग का फार्मूला होता है P बराबर mv। इसमें m को किलोग्राम में डिनोट करते हैं, v को मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे जो संवेग का यूनिट निकल के आएगा, मात्रक निकल के आएगा, वो होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी आपका नंबर सी राइट होगा। हमारा 48 क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की विमा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो विमा होता है वो है MA इनवर्स T-2। 48 का ए ऑप्शन राइट होगा। 49 क्वेश्चन है, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। जब भी हमसे कहेगा कोई आवेश है जो कि गतिमान है, तो ये स्थिर वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर कोई स्थिर आवेश है तो वो केवल स्थिर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है दाब पर, आयतन पर, ताप पर, अणुओं के आकार पर। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा यू इक्वल टू NCV डेल्टा टी। यानी यहाँ पे जो NCV होता है वो कांस्टेंट यानी स्थिरांक होता है। अब जो हमारा बचा है डेल्टा टी और यहाँ से डेल्टा यू, तो डेल्टा यू यहाँ से डेल्टा टी पे डिपेंड करेगी। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। तो हमने एयरफोर्स के मॉक टेस्ट 01 को डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसी प्रकार के मॉक टेस्ट का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए जो बेल आइकन होती है उसे भी क्लिक कर लेंगे।